हे गाइस, माहौल जबरदस्त, शानदार रिवीजन। सर कस्टम्स भी आपके कंट्रोल में आ रहा है। सरकार आइए ड्यूटी ड्रॉबैक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3030। सर ड्यूटी ड्रॉबैक, सर सिंपल फंडा ये है कि टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया था और उसी को एक्सपोर्ट कर दिया या उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर आपने जब इंपोर्ट किया था उन गुड्स को, तब उसके इंपोर्ट पर आपने कस्टम पे किया था और कस्टम पे करा, और फिर उन गुड्स को वापस आपने एक्सपोर्ट कर दिया या उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को आपने एक्सपोर्ट कर दिया। गवर्नमेंट वांट कि एक्सपोर्ट प्रमोट हो, एक्सपोर्ट सस्ते हो, इसलिए सर जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पे आपने जो कस्टम पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। सर दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 74 75। सर केस नंबर 1 सेक्शन नंबर 74, अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल ये रिमोट इंपोर्ट किया और रिमोट ही वापस एक्सपोर्ट कर दिया, अच्छा ध्यान रखना, आपने इंपोर्ट करके कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स को रखवाया होता और वहीं से अगर आपने एक्सपोर्ट किया होता, तो ऐसे केस में आपने कस्टम पे ही नहीं किया क्योंकि वो गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में आए ही नहीं, कस्टम पे ही नहीं किया सर, तो ऐसे केस में रिफंड की बात नहीं आती। पर अगर आपने गुड्स को क्लियर करा दिया था फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस में कस्टम पे करने की बात आती है। आपने कस्टम पे किया होगा, अब उसी गुड्स को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो सेक्शन 74 बोलता है कि जो आपने कस्टम पे किया था एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, सर उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। सेक्शन नंबर 74 में ध्यान रखिएगा, जो आपको ड्रॉबैक मिल रहा है, सर जो गुड्स इंपोर्ट किया वही अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो ड्रॉबैक मिलेगा। वहां पे आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स मस्ट बी द सेम। सर सारी कस्टम का ड्रॉबैक मिलता है, भले वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी कोई भी हो सर, सबका मिलता है इंक्लूडिंग 3739। ध्यान रखिएगा बेटा, सेक्शन नंबर 74 में ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, भले एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी हो, सबका रिफंड मिलेगा इंक्लूडिंग 3739। जीएसटी और आईजीएसटी और जीएसटी से इसका भी रिफंड मिलता है सर। पर 75 की बात करेंगे अगर हम आगे, तब बात करूंगा मैं आपसे। यहाँ पे 3739 का ड्रॉबैक नहीं मिलता है, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए और सर जीएसटी के अंदर रिफंड ले लीजिए, पर 3739 का ड्रॉबैक 75 में नहीं मिलेगा। पर अभी हम बात करें 74 की, यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा इंक्लूडिंग 37 और 39। अच्छा सर, जब आपने गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके आपने सर क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन, कस्टम पे किया और उसको जो आप वापस री एक्सपोर्ट करो, तो वैसे केस में दैट री एक्सपोर्ट शुड बी डन विद इन 2 years प्लस एक्सटेंशन अलाउड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। और हाँ, ड्रॉबैक जो मिलेगा ऐसे केस में सर मैक्सिमम 98% ड्रॉबैक मिलेगा। कितना? 98% ड्रॉबैक मिलेगा, वो भी अगर आपने विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया है तो, और अगर आपने यूज करके एक्सपोर्ट किया तो वहां पर कुछ अलग परसेंटेज दे रखे, जो हम बात करने वाले थोड़ी देर बाद। सरकार अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया, उसको क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन, उसके टाइम पे इंपोर्ट पे आपने कस्टम पे किया और उसको यूज करके एक्सपोर्ट किया, तो वहां परसेंटेज कुछ कम है। एंड सर विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया तो 98% ड्रॉबैक मिलेगा। अच्छा, इसके लिए रूल्स दे रखे, री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ड्रॉबैक रूल्स 1995, ये हम बात करने वाले थोड़ी देर बाद। ओके क्लियर, डन। अच्छा, अब बात करेंगे किसके बारे में, सेक्शन नंबर 75 के बारे में। 75 कहता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, प्लास्टिक से आपने मार्कर मैन्युफैक्चर किया और मार्कर मैन्युफैक्चर करके फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जब आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उसको क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन, उस टाइम पे आपने कस्टम पे किया, उस कस्टम का क्या मिलेगा, ड्रॉबैक। अब वो ड्रॉबैक कितना मिलेगा साहब? सर इट डिपेंड्स, कि क्या डिपेंड करता सर, आपने जो आउटपुट गुड्स बनाया, वो आउटपुट गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, अब उसमें कितना इनपुट आउटपुट रेशियो था, कितना इंपोर्टेड मटेरियल काम आया, कितना डोमेस्टिक काम आया, उस पर कितना कस्टम पे किया। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया सर, हर गुड जब एक्सपोर्ट होगा सर उसमें कितना रॉ मटेरियल काम आया, कितना इसमें इनपुट पे कस्टम पे किया, ये सब कैलकुलेट करने का इतना कैलकुलेशन हर बार करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्री डिफाइंड शेड्यूल बना दिया, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक आपको ये बना दिया। पर हाँ, सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 75 में जब ड्रॉबैक ले रहे हो, वो मटेरियल स्टेज पे जो आपने कस्टम पे किया, उसके बाद जो आपने आउटपुट गुड्स बनाया, उसको एक्सपोर्ट करते वक्त मटेरियल स्टेज पे जो कस्टम पे किया उसका आप रिफंड ले रहे हो, वो मटेरियल स्टेज पर सर कितना कस्टम पे किया होगा, सर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड बेस पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए एक रेट ऑफ ड्रॉबैक फिक्स कर दी, इसको बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक। पर हाँ, ये ड्रॉबैक रेट फिक्स करते हुए गवर्नमेंट ने ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम को कंसिडर किया है, इंक्लूडिंग सर ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम को कंसिडर किया, बट एक्सक्लूडिंग 3739। यहां पर 37 और 39 मतलब क्या है भाई, जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन से इसका ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यहां सरकार ने बोला क्या कि भाई साहब, आपको अगर इनका ड्रॉबैक चाहिए, आपको अगर इनका रिफंड लेना है, तो सर जीएसटी के अंदर इसका आईटीसी लीजिए और आईटीसी का आप रिफंड ले लीजिए, क्योंकि हमने जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया है जीएसटी के अंदर, वहां आप रिफंड लीजिए, हम नहीं देंगे। पर सर 74 में 3739 का भी ड्रॉबैक मिलता है। ओके सर, अब आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया, सर उसको जब आप उससे जब आउटपुट गुड्स बना के आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि ऑन एन एवरेज जितने रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं सर उसमें कितना कस्टम पे होता है, डिवाइड बाय सर एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो सर गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कितना कस्टम पे करते हो इनपुट्स पे, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फिक्स कर दिया। पर अगर आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है, आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया उस पर ऑल इंडस्ट्री रेट से जो ड्रॉबैक मिल रहा है, वो एक्चुअल इनपुट्स पे जो आपने कस्टम पे किया था एक्चुअली
उसका 80% भी ड्रॉबैक आपको नहीं मिल रहा है इस पर ऑल इंडस्ट्री रेट, तो ऐसे केस में यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड सर अगर मान लो कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया उसके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने, तो पहली बार जब ड्रॉबैक लिए अप्लाई करेंगे तब आप सर ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक लिए सर अप्लाई करेंगे और ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक आपके लिए फिक्स किया जाएगा और ऐसे केस में उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉबैक मिलेगा। तो ये 3 तरह का ड्रॉबैक रेट होता है, ऑल इंडस्ट्री रेट, स्पेशल ब्रांड रेट और ब्रांड रेट। क्लियर, इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे रूल्स के अंदर। क्लियर, डन सरकार। अच्छा ध्यान ना, आप सेक्शन नंबर 74 के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर नेगेटिव वैल्यूएशन का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, मिनिमम वैल्यूएशन का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। पर हाँ सर सेक्शन नंबर 75 की बात करें तो कुछ नोटिफाइड गुड्स के लिए कुछ मिनिमम वैल्यूएशन क्राइटेरिया दे रखा है, वो अगर आपने फुलफिल किया तो ही ड्रॉबैक मिलेगा। पर अगर कोई मिनिमम वैल्यूएशन क्राइटेरिया नहीं तो एटलीस्ट वहां पे नेगेटिव वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है 74 के अंदर। ओके सर, अब बात करें हम क्या सेक्शन नंबर 74 के बारे में बात कर रहा हूँ। 74 के अंदर जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मार्कर इंपोर्ट किया मार्कर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए कुछ बातें जो यहाँ कही है। यहाँ बोला है क्या, अगर आपने उसको यूज करके फिर एक्सपोर्ट किया, विदाउट यूज आपने एक्सपोर्ट किया तो 98% ड्रॉबैक है। सर यूज करके एक्सपोर्ट किया तो कितना ड्रॉबैक मिलेगा, वहां बोल दिया क्या, अगर आपने कोई कार इंपोर्ट करी या आपने कोई अदर गुड्स पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट करी और उसको यूज करके एक्सपोर्ट किया तो दिस इज द रेट ऑफ ड्रॉबैक। याद रखा परसेंटेज ऑफ रिडक्शन सर 4%, 4, 3, 2.5 एंड 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सर ये परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दे रखा है, आपको शायद याद होगा जिस दिन हमने क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन उस दिन से काउंट करेंगे, और जिस दिन हमने प्रेजेंट किया फॉर एक्सपोर्टेशन दैट एंटायर पीरियड विल बी काउंटेड, भले उसके बीच में हमने एक दिन ही क्यों ना यूज किया हो गुड्स को। क्लियर सर, वो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज ऑफ रिडक्शन कितना है सर 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, 4, 3, 2.5%, 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। ये रिड्यूस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपको ड्रॉबैक मिलेगा। अच्छा यूजुअली 2 साल के अंदर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ही ड्रॉबैक मिलता है, पर यहाँ पर एसीडीसी चाहे तो आपको, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपको फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, पर 4 साल के बाद कभी भी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला अगर आपने यूज करके एक्सपोर्ट किया तो। और अगर आपने कोई भी गुड्स इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंपोर्ट किया था या कमर्शियल यूज के लिए इंपोर्ट किया था अदर देन मोटर कार, तो ऐसे केस में यूज करके अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो व्हाट इज द अमाउंट जो आपको ड्रॉबैक मिलने वाला है, वो पीरियड कितना है सर, जितना जिस दिन क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन, जब आप वापस से प्रेजेंट कर रहे हो फॉर एक्सपोर्टेशन, वो पीरियड अप टू 3 मंथ है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 18 मंथ प्लस। तो 95, 85, 75, 70, 65, 60 और 0, या तो मिनिमम एग्जामिशन सर या फिर 0 एग्जाम देना ही नहीं, या फिर मिनिमम एग्जामिशन तो लेना ही लेना है बेटा। हाँ है ना भाई सर, दिस इज द परसेंटेज जो आपको ड्रॉबैक मिलने वाला है। आइए सरकार, सर 4 गुड्स के लिए बोल दिया क्या, अगर आपने इन गुड्स को 4 गुड्स को यूज करके एक्सपोर्ट किया तो नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड। विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया 98% ड्रॉबैक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर यूज करके एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड। फर्स्ट है क्या, वेयरिंग अपरेल कपड़े, सेकंड टी चेस्ट खाली बॉक्स चाय जिसमें पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं, देन एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म मूवी आपने देख ली इंडिया में इंपोर्ट करके देख ली, बोलते नहीं चाहिए भाई, ऐसा तो चलता है सर। देन अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स, इनको अगर यूज करके एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड। सर आइए अब इनके रूल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात यहां पर सर रूल्स में लिखा हुआ है क्या, ड्रॉबैक का मतलब ऑल कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा इंक्लूडिंग 3739। सर एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होगा, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट किया तो ड्रॉबैक मिलता है ना। एक्सपोर्ट मतलब क्या है, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्लस सर अगर आपने फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को कोई भी गुड्स एज ए स्टोर्स या प्रोविजन या इक्विपमेंट की तरह सप्लाई किया तो वो भी क्या होगा सरकार, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा। पर ध्यान रखना आपने डीटीए से एसईजेड को कोई गुड सप्लाई किया है, डीटीए से एसईजेड को कोई गुड सप्लाई किया है तो वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 74। पर 75 की बात करेंगे तो डीटी टू एसईजेड भी एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा। ओके सर, अब प्रोसीजर क्या, रूल नंबर 3 बोलता है क्या, प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। बाय पोस्ट अगर आप एक्सपोर्ट करो तो सर आप क्या करेंगे, पार्सल पे करेंगे, पार्सल की आउटर पैकिंग पर गुड्स का कंप्लीट डिक्लेरेशन देंगे, प्लस उस पर बड़े वर्ड में बोल्ड वर्ड में लिखेंगे क्या, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। ओके अब पार्सल आप देंगे अलॉन्ग द 4 कॉपी ऑफ दी ड्रॉबैक क्लेम देंगे, किसको देंगे, पोस्टल अथॉरिटी को देंगे। पोस्टल अथॉरिटी क्या करेगा सर, वो जब आपसे पार्सल लेगा अलॉन्ग द ड्रॉबैक क्लेम, वो ड्रॉबैक क्लेम देगा किसको, कस्टम ऑफिसर को। जब जिस दिन उस पोस्टल अथॉरिटी ने सर उस कस्टम अथॉरिटी को ड्रॉबैक क्लेम दिया उस दिन मानते हैं कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। क्यों वो डेट रिलेवेंट क्यों, क्योंकि वहां से डिपार्टमेंट को 2 महीने के अंदर ड्रॉबैक देना पड़ता है, नहीं तो डिपार्टमेंट को 1 महीने के अंदर ड्रॉबैक देना पड़ता है, नहीं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिपार्टमेंट को। ओके सर ध्यान देना, अब ड्रॉबैक क्लेम रिसीव तो हो गया डिपार्टमेंट को, पर अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी थी तो आपको 15 डेज में वापस रिटर्न करेंगे ड्रॉबैक क्लेम कि इसको सही करके फिल करो और सही करके हमको सबमिट करिए। जब आप रीसबमिट करेंगे वो 30 दिन के अंदर आपको रीसबमिट करना पड़ेगा, जब आप रीसबमिट करेंगे तब मानेंगे उस दिन ड्रॉबैक क्लेम आपने फाइल किया है। क्लियर, डन। अब सर अदर देन पोस्ट आपने अगर एक्सपोर्ट किया तो क्या डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट देना है, और सर उसका मैनर और टाइमिंग क्या होगा। रूल नंबर 4 बोलता है जब आप अदर देन बाय पोस्ट आप कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो सबसे पहले शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो आप फाइल कर रहे हो, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो फाइल कर रहे हो, सर जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर आपने मार्कर इंपोर्ट किया, मार्कर ही एक्सपोर्ट किया, सर सेम गुड्स इंपोर्ट किया, सेम गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो, तो सर
आपको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट पे मेंशन करना पड़ेगा कि सर मैं इन गुड्स के रेस्पेक्ट में ड्रॉबैक क्लेम कर रहा हूं, ये गुड्स जब मैंने इंपोर्ट किया था, इस पे कस्टम पे किया था, इन गुड्स को मैंने यूज किया कि नहीं किया, ये आप डिक्लेरेशन देंगे। क्लियर, कस्टमर सर वेरीफाई करेगा, प्लस आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करेंगे उसके अंदर कि सर आपने जब इंपोर्ट किया था तब बिल ऑफ एंट्री, असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री का कॉपी लगाएंगे, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का कॉपी लगाएंगे कि मैंने इतना कस्टम पे किया था और मेरे को इतना ड्रॉबैक चाहिए। क्लियर। एंड सर रूल नंबर 5 बोलता है मैनर एंड टाइमिंग ऑफ क्लेमिंग ड्रॉबैक इन केस अदर देन बाय पोस्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो क्या सिस्टम होगा? सर पहली बात तो ये, आपको ड्रॉबैक क्लेम फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ। जिस दिन आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिला अंडर सेक्शन 51, उसके 3 महीने के अंदर आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। पर अगर आप लेट हो गए तो सर एक्सटेंशन डिले को कंटिन्यू कर सकता है कौन? एसीडीसी डिले को कंटिन्यू कर सकता है फॉर फर्दर 3 मंथ। और सर वहां फीस लगेगा 1% ऑफ एफओयू ऑफ द एक्सपोर्ट और 1000 विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 1000 फीस है। और उससे ज्यादा लेट हो गया तो कमिश्नर के पास पावर है कि 3 मंथ प्लस नेक्स्ट 6 मंथ तक का टाइम आपको और दे सकता है। 3 मंथ प्लस 3 मंथ तो यही होगा सर। और फीस कितना है? डबल, 2% ऑफ एफओबी और 2000 विच एवर इज लेस। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, पर अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो ही वो एक्सटेंशन देंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को। ओके, अब आपने ड्रॉबैक क्लेम कर दिया। सर जिस दिन आपने ड्रॉबैक क्लेम दिया है वो क्लेम माना जाएगा कि क्लेम ऑफ फाइलिंग ड्रॉबैक है। पर सर अगर वो डेफिशिएंट क्लेम था तो 15 डेज में आपको लौटा देंगे और सर उसको रीसबमिट करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तब मानेंगे कि सर आपने क्लेम सही फाइल किया है और वहां से 1 मंथ काउंट होगा डिपार्टमेंट के लिए टू गिव द रिफंड। ओके सर रूल नंबर 6 पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट। सर आपने अगर ड्रॉबैक क्लेम फाइल किया है, ड्रॉबैक क्लेम एवरीथिंग फाउंड ओके, तो सर आपका ड्रॉबैक प्रोसेस कर दिया जाएगा और आपको पेमेंट दे दिया जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट लेट हुआ है तो सर या तो आपके नाम पे चेक बना देंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई किया तो आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए अप्लाई किया तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, मल्टीपल ड्रॉबैक क्लेम है तो एक साथ क्लब करके भी आपको अमाउंट दे सकते हैं ये लोग। रीपेमेंट ऑफ एरनेस और एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट। यहाँ गवर्नमेंट ने बोला क्या भाई, कभी अगर गलती से हमसे ड्रॉबैक एक्सेस आ गया है, गलत चला गया, तो ऐसा नहीं कि आप ये बोल दो कि इनकमिंग फ्री आउटगोइंग बंद। सर ऐसा नहीं होगा। ऐसे केस में आपको एरनेस ड्रॉबैक वापस से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नहीं पे किया तो हम जानते हैं कैसे रिकवरी करना है। सर रूल नंबर 7 है पावर टू रिलैक्स, जस्ट चिल डाउन। गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो ड्रॉबैक के केस में इन द पब्लिक इंटरेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ कंडीशन को वेव ऑफ कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है और बोल सकती है ठीक है ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो भी ड्रॉबैक दो, मस्त रहो, खेलो खुद और ऐश करो जिंदगी के अंदर। आइए सर अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 75 के रूल्स। जहां आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, मार्कर मैन्युफैक्चर किया और मार्कर मैन्युफैक्चर करके फिर एक्सपोर्ट करे, तो जब प्लास्टिक की क्लियरेंस पर आपने कस्टम पे किया होगा उसका रिफंड की अगर बात करें तो वो कितना मिलेगा उसके बारे में बात करें। सर रूल नंबर उसके रूल्स। सर डेफिनेशन सबसे पहले ड्रॉबैक, यहाँ पे ड्रॉबैक मिलेगा ऑल कस्टम ड्यूटी का मिलेगा एक्सेप्ट 3739, ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे जीएसटी में उसका आईटीसी लेके आप उसका वहां पे रिफंड ले सकते हो। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन 2 पॉइंट तो वही थे जो हमने पढ़े, प्लस डीटी टू एसजेड। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, गुड्स अप्लाई किया तो उसको भी एक्सपोर्ट मानेंगे, वहां पे भी ड्रॉबैक मिलेगा साहब। सर देन रूल नंबर 3 बोलता है कि ऑल इंडस्ट्रेड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक एफओबी का फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, इसका शेड्यूल दे रखा पूरा। जनरली जो गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसका जनरली गवर्नमेंट इनपुट आउटपुट रेशियो चेक करती है, कितना रॉ मटेरियल काम आया, कितना वेस्टेज होता है, कितना सर कौन कौन से इनपुट आप इंपोर्ट करते हो उसमें कितना कस्टम लगता है, सब कुछ कैलकुलेट करके गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है, उसको बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहेगी। अगर उनको लगता है कि टैक्सेशन में कुछ चेंज हुआ है और हमको अकॉर्डिंगली रेट ऑफ ड्रॉबैक चेंज करना चाहिए तो वो चेंज भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। अब सर रूल नंबर 5 बोलता है क्या, अगर कभी रेट ऑफ ड्रॉबैक चेंज हुआ तो हमारे लिए रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्रॉबैक क्या होगा साहब? वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर द रिलेवेंट डेट, जिस दिन आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर याद है बेटा सेक्शन 51 के अंदर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर परमिशन क्लियरिंग एंड लोडिंग द गुड्स अंडर सेक्शन 51 जिस दिन मिला है, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्रॉबैक। पर सर अगर आप बाय पोस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिस दिन आपने पार्सल पोस्टल अथॉरिटी को दिया है, दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्रॉबैक। क्लियर अंडर रूल नंबर 5। ओके सर रूल नंबर 6 बोलता है क्या, ब्रांड रेट। सर जहां पर ऑल इंडस्ट्री डिटरमाइन नहीं हुआ, पहली बार जब ड्रॉबैक रेट, आप पहली बार कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक फिक्स नहीं किया हुआ, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सर अप्लाई करेंगे ब्रांड रेट के फिक्सेशन के लिए। एंड सर आपके लिए स्पेशली ब्रांडेड आप इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए फिक्स किया जाएगा। वहां गवर्नमेंट क्या करेगा, आपसे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी। पर आप इस ड्रॉबैक के लिए जब अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, जिस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को अप्लाई करेंगे। और हाँ अगर आप मल्टीपल पोर्ट से अप्लाई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर किसी भी एक उसमें से, मान लो मल्टीपल पोर्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो किसी उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्ट के कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हो फॉर फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट। सर अब आप कितने टाइम में अप्लाई कर सकते हो, सर एक्सपोर्ट किया तब भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट करने के 3 महीने बाद तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट। पर अगर लेट हो गए तो वही 3+3+6 एक्सटेंशन याद आया बेटा आपको, वो प्रॉपर ऑफिसर एसीडीसी या कमिश्नर आपको अलाउ कर देगा। ऐसे केस में भी फीस वही है सर सेम, पर हाँ रीजनेबल ग्राउंड हुआ तो वो एक्सटेंशन अलाउ करेंगे, नहीं तो डिले को कंडोन नहीं करेंगे। क्लियर। प्लस ये बोल दिया क्या, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया डिपार्टमेंट को इंटरनल कि सर
जब गवर्नमेंट ब्रांड रेट फिक्स करेगा तब ऑल कस्टम ड्यूटी काउंट करना है साहब, एक्सेप्ट 3739 सारी ड्यूटीज सर, भले एजुकेशन सेस हो, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हो, एनसीसी ड्यूटी हो, सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो, क्लीन एनवायरमेंट सेस हो, जो भी टैक्सेस लग रहे हैं वो सबको काउंट करके फिर ब्रांड रेट फिक्स किया जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट को बोलते जब तक कि ब्रांड रेट फिक्स नहीं हो जाता तब तक एक बार गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर को आप चाहो तो अप्लाई कर देना प्रोविजनल ड्रॉबैक के लिए, और ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको प्रोविजनल ड्रॉबैक अलाउ कर सकता है, बट ऑन अ सर फाइलिंग ऑफ अ बॉन्ड, आपसे बॉन्ड साइन करवाएगा कि कभी डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लियर, डन। आइए मालिक सर, रूल नंबर 7, स्पेशल ब्रांडेड। सर आपको ऑल, सर आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पे ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स है, पर सर जो आपने इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स पे जो टैक्सेस पे किए थे, कस्टम पे किया था आपने, जो एक्चुअली कस्टम पे किया सर, उसका 80% 80% भी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है इस पर ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ऐसे केस में आप सर फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई कर सकते हो सर। अब ऐसे केस में अगर आपको फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई करना तो कब तक अप्लाई कर सकते हो, वही 3 मंथ, जिस दिन आपको परमिशन मिली फॉर एक्सपोर्टेशन, वहां से 3 महीना प्लस एक्सटेंशन वही 3 + 3 + 6, याद आया बच्चों, फीस वही 1% और 1000 विच एवर इज लेस, या 2000 और 2% विच एवर इज लेस। क्लियर, डन। आप अप्लाई कर सकते हो, पर हाँ याद देखना गवर्नमेंट ने क्या बोला साहब, पहली बात तो गवर्नमेंट ने बोल दिया यहां पर कि अगर आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई नहीं किया तो ही स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई करना, वरना आप स्पेशल ब्रांडेड के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकंड थिंग सर, आप जब स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई करते हो, आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई नहीं किया सर, गवर्नमेंट आगे होके अपफ्रंटली आपको एक प्रोविजनल ड्रॉबैक देगी। क्लियर सर, सब्जेक्ट टू फिक्सेशन ऑफ द स्पेशल ब्रांडेड या रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर स्पेशल ब्रांडेड, पर सर एक बार आपको प्रोविजनल ड्रॉबैक दिया जाएगा, और अगर आपको एडिशनल प्रोविजनल ड्रॉबैक चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं है। और जब फाइनल हो जाएगा कि आपके लिए स्पेशल ब्रांडेड है कि नहीं है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल एडजस्टमेंट होगा दैट विल बी डन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, आपको पे करना पड़ेगा अगर पेएबल आता है अमाउंट तो। क्लियर, डन। सर ये था क्या आपका स्पेशल ब्रांडेड। अच्छा, जैसे स्पेशल ब्रांडेड की एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल इंडस्ट्री जब गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है तब जनरल जो कस्टम लगता है वो कैलकुलेट करके फिर ऑल इंडस्ट्री फिक्स करता है। पर सर मान लो आपने जो इनपुट्स इंपोर्ट किए तो इस पे आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी या इस तरह की कोई स्पेशल ड्यूटी पे करी हुई है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं लगती, तो ऐसे केस में उसकी वजह से अगर आपका एक्चुअल कस्टम पेबल हायर था, एक्चुअल कस्टम पेड हायर था सर, और उसका 80% भी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा था एज पर ऑल इंडस्ट्री, तो ऐसे केस में यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांडेड। जस्ट एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। ओके सर, अब आ रहा क्या केसेस वेयर ड्रॉबैक क्लेम इज नॉट एडमिसिबल। कब कब ड्रॉबैक क्लेम नहीं मिलेगा? फर्स्ट सर, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम, नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड। सर 50 रुपए से कम है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, 50 रुपए से कम है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सर अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक, सर अगर आप ये अप्लाई होगा केवल और केवल कहां पर, सेक्शन 75 के केस में सर मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स तक का आपको ड्रॉबैक मिलेगा। सर कितना? मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू तक आपको ड्रॉबैक मिलेगा। 1/3 से एक्सीड कर रहा है तो 1/3 ही मिलेगा मैक्सिमम आपको। देन मिनिमम वैल्यूडेशन, रूल नंबर 8 बोलता है कि अगर आप ब्रांडेड या स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर अगर कुछ गुड्स के लिए मिनिमम वैल्यूडेशन क्राइटेरिया दे रहेगा तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड सर अगर मिनिमम वैल्यूडेशन का क्राइटेरिया नहीं देगा तो एटलीस्ट देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव वैल्यू एडिशन व्हाइल एक्सपोर्टिंग द गुड्स। ओके सर, फिर आता है क्या नो ड्रॉबैक अलाउबल इन सर्टेन केसेस। सबसे पहली बात, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या सर ऐसा आउटपुट गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके लिए जो रॉ मटेरियल काम है उसके इंपोर्ट पे कस्टम पे ही नहीं किया आपने भाई। अब रॉ मटेरियल पे कस्टम पे ही नहीं किया, किस बात का ड्रॉबैक सर? सेकंड सर, आपने चाय जो एक्सपोर्ट करी, चाय में जो पैकिंग मटेरियल काम लिया वो टी चेस्ट के अलावा कोई और पैकिंग मटेरियल काम लिया तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। देन सर जूट बेचिंग ऑयल के लिए कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। देन इफ इंपोर्टेड गुड्स आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, किसके लिए? पैकिंग मटेरियल काम आया, पैकिंग मटेरियल का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। किस केस में? जूट यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो इंक्लूडिंग बिमली पतन जूट और मेस्ता फाइबर, ट्विस्ट, ट्वाइन, थ्रेड एंड ड्रॉप्स इन विच जूट प्रीडोमिनेट्स इन यार्न इन वेट। देन जूट फैब्रिक्स जिसमें जूट प्रीडोमिनेट इन वेट करता है। देन सर कुछ और जूट से बने हुए गुड्स जहां पे जूट प्रीडोमिनेट इन वेट करता है तो ऐसे केस में नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स। देन सेक्शन 76 सब सेक्शन 2 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स जिसमें उनको लगता है कि सर यहाँ पे गुड्स एक्सपोर्ट होगा, ड्रॉबैक लेंगे लोग और वापस स्मगलिंग बैक होगी, गुड्स वापस इंडिया में आ जाएगा और वापस से ड्रॉबैक क्लेम करेंगे एक्सपोर्ट करने पर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो मना कर देगा, नोटिफाई करके बोल देगा इन गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। या फिर गवर्नमेंट बोल सकता है इन गुड्स के रेस्पेक्ट में ड्रॉबैक मिलेगा बट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस, वो आप फुलफिल करोगे तो ही ड्रॉबैक मिलेगा। ये पावर देगा, कोई खास बात नहीं है। आइए सर, अब प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग द ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75। सबसे पहले बात क्या है? रूल नंबर 10, पावर टू रिक्वायर सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। सर गवर्नमेंट एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, एसीडीसी या उसके एसीडीसी सर या उसके अबो रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो जो पर्सन एक्सपोर्टर है जो ड्रॉबैक क्लेम कर रहा है उससे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह मांगा सकता है टू चेक द इनपुट आउटपुट रेशियो वगैरह सर। देन रूल नंबर 11,
सर एक्सेस टू द प्रेमिसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, सिंस सर यहाँ पे ड्रॉबैक मिल रहा है किस पे, सर जो आपने इनपुट्स काम में लिए टू मैन्युफैक्चर द आउटपुट गुड्स, तो ऐसे केस में एसीडीसी या उसके अबोव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है सर कि वो ऑथराइज कर देगा किसी भी ऑफिसर को कि सर वो मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री जाके वेरिफिकेशन करे और वहां जा रहा है तो सर ही उसको आपको फैक्ट्री के हर पार्ट का एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा एंड सर वेरिफिकेशन के लिए उसको सर हेल्प करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड हिम एक्सेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री। देन प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग द ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, सर बाय पोस्ट अगर एक्सपोर्ट करें तो सबसे पहली बात पार्सल के ऊपर आउटर पैकिंग पे आप बोल्ड वर्ड्स में लिखेंगे क्या ड्रॉबैक एक्सपोर्ट एंड सर आप पोस्टल अथॉरिटी को पार्सल देंगे जिसपे कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ द गुड्स लिखा है, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट लिखा है सर, प्लस अलोंग द 4 कॉपी ऑफ द ड्रॉबैक क्लेम आप उसको सर ड्रॉबैक क्लेम देंगे एंड सर जिस दिन आपने क्लेम दिया है उसको सर दैट इज द डेट विच इज रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, क्लियर। और सर जिस दिन वो पोस्टल अथॉरिटी कस्टम ऑफिसर को ड्रॉबैक क्लेम देगी उस दिन मानते हैं कि क्लेम सबमिट हुआ है, क्लियर। और अगर डेफिशिएंट क्लेम था तो ऐसे केस में आपको रिटर्न करेंगे विद इन 15 डेज, आप वापस रीसबमिट करोगे तब माना जाएगा क्लेम सबमिट हुआ है, ओके सर। देन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन टू बी मेड ऑन एक्सपोर्ट अदर देन बाय पोस्ट, सर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ऐसे केस में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो आपने फाइल किया है उसमें ही डिक्लेरेशन दे देना आपको कि सर मेरे को ड्रॉबैक क्लेम करना है कि नहीं करना है, क्लियर। प्लस आपको ये लिखना पड़ेगा अ क्लेम फॉर ड्रॉबैक इज बीइंग मेड एंड नो सेपरेट क्लेम ऑफ रिबेट इज और विल बी मेड इन रेस्पेक्ट टू दिस गुड्स, इन गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई और मैं रिबेट क्लेम नहीं करने वाला हूं, क्लियर। तो उसी को ड्रॉबैक क्लेम माना जाएगा आपका एंड सर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइस वगैरह आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो आगे दे रखे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओके। रूल नंबर 14 मैनर एंड टाइम फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड अदर देन बाय पोस्ट, तो सर जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल करी है या इलेक्ट्रॉनिकली अगर शिपिंग बिल फाइल करी है तो सर उस दिन ही मान लेंगे आपने ड्रॉबैक क्लेम करा, अगर उसके अंदर आपने डिक्लेरेशन दिया कि आपको ड्रॉबैक चाहिए तो सर ऐसे केस में क्या होता है जिस दिन आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला है, क्या मिला सर, परमिशन फॉर एक्सपोर्ट लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51, उस दिन मान लेते हैं कि ड्रॉबैक क्लेम आपका फाइल हो चुका है, आपको अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्या रूल नंबर 15 मैनर पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट, अगर आपने ड्रॉबैक क्लेम किया है प्रॉपर है सब कुछ है तो सर ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा फॉर ड्रॉबैक, और ऐसे केस में अगर आपने आपके इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बैंक अकाउंट आपने दे रखा तो ऐसे केस में बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो आपके नाम का चेक बन के आ जाएगा, ओके। देन सप्लीमेंट्री क्लेम, ध्यान बेटा अगर आपको ऑल इंडस्ट्री रेट हो, ब्रांड रेट हो, स्पेशल ब्रांड रेट हो या अदर केसेस हो, आपको लगता है कि जो ड्रॉबैक मिला है वो कम मिला है तो ऐसे केस में जिस दिन आपको सर बेटा आपको लगता है कम मिला है तो ऐसे केस में आप सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। कितने टाइम में अप्लाई करना पड़ेगा सब सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए, ऑल इंडस्ट्री रेट के केस में जिस दिन रेट फिक्स हुई है डिटरमाइन करी गवर्नमेंट ने वहां से 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स। सर इन केस ऑफ ब्रांडेड स्पेशल ब्रांडेड जब आपको कम्युनिकेट किया गया कि आपके लिए ब्रांडेड या स्पेशल ब्रांडेड फिक्स करी उसके 3 महीने के अंदर, एनी अदर केस में जब आपको पेमेंट मिला है ड्रॉबैक का या सेटलमेंट हुआ है उसके 3 महीने में आप सप्लीमेंट्री क्लेम अप्लाई कर सकते हो। पर अगर लेट हो गए तो सर पावर दे रखा है किसको, एसीडीसी को फर्दर 9 मंथ का एक्सटेंशन देने के लिए। अच्छा वहां पे था 3+3+6, यहाँ पे क्या 3+9+6 फीस वही है सर। एंड सर ध्यान देना जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्लेम किया है जिस दिन आपने सबमिट किया होगा वो माना जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सप्लीमेंट्री क्लेम। और हाँ इस रूल में जो जिस तरह से बताया उस तरह से सप्लीमेंट्री क्लेम फाइल करेंगे, उसके अलावा कोई और सप्लीमेंट्री क्लेम फाइल करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। देन रूल नंबर 17 रीपेमेंट ऑफ एरियरनेस और एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट, अगर आपको एक्सेस मिल गया ड्रॉबैक या गलत मिला तो आपसे हम वापस से मांगेंगे, ऐसा नहीं कि इनकमिंग फ्री आउटगोइंग बंद और आपको वो पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, नहीं पे करते तो हम रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे आपके अगेंस्ट। ये बड़ा अच्छा रूल लगता है मेरे को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड रूल। रूल नंबर 18 प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ड्रॉबैक क्यों दिया, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों किया सर, सो दैट कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आए। पर सर अगर मान लो आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और सर उसका विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ तो ऐसे केस में सर जो आपको ड्रॉबैक दिया वो रिकवरेबल हो जाती है। पर हाँ आपने डीटीए से एसजेड अगर सप्लाई किया तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे सर। अब ऐसे केस में ध्यान देना बेटा, अगर ड्रॉबैक रिकवरी की बात आ रही है तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, सर मान लो फॉरेन करेंसी रियलाइजेबल था आपका 1 करोड़ रुपए और आया कितना केवल 40 लाख, तो सर कितना नहीं आया अमाउंट 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इनटू जितना ड्रॉबैक आपको दिया उतना अमाउंट रिकवरेबल हो जाएगा साहब, क्लियर। मतलब प्रोपोर्शनेट जितना अमाउंट आपका डूब गया उतना अमाउंट उतना प्रोपोर्शनेट ड्रॉबैक आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ओके सर। पर दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड पॉइंट, अब सर भले ही फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ फिर भी अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ऐसे केस में कोई रिकवरी नहीं करेंगे आपसे ड्रॉबैक की। फर्स्ट सच नॉन रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्रोसीड्स इज कंपनसेटेड बाय ईपीसीजी इंश्योरेंस कवरेज, आपने ईपीसीजी का इंश्योरेंस कवरेज ले रखा था एंड आरबीआई ने वेव ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया कि ठीक है पैसा नहीं है जान दे कोई बात नहीं, वेव ऑफ द राइट ऑफ द कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ फॉरेन करेंसी। सर उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं है कोई बात नहीं, प्लस आपने एक सर्टिफिकेट दिया फ्रॉम द कंसर्न फॉरेन मिशन ऑफ इंडिया अबाउट द फैक्ट ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ द सेल प्रोसीड फ्रॉम द बायर, क्लियर। ये तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली अगर सेटिस्फाई करते तो ऐसे केस में
रिकवरी नहीं करेंगे। सेम पॉइंट हमने जीएसटी में पढ़ा था साहब। सर सुनना बात को ध्यान से। नेक्स्ट एक और सर आगे पॉइंट यहां नहीं दे रखा, बता देता हूं आपको। अगर मान लो आपसे कभी ड्रॉबैक अमाउंट रिकवर हो गया और फ्यूचर में अगर आपको वापस है सर फॉरेन करेंसी रियलाइज हो गया, तो ऐसे केस में सर आप वापस से ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन आपको वो बाद में पैसा रिकवर हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अप्लाई कर देना। पर अगर कमीशन चाहे तो 9 मंथ का फर्दर एक्सटेंशन दे सकते हैं। वहां पे 1% ऑफ एफओबी और 1000 लेस आपको फीस देनी पड़ेगी एक्सटेंशन के लिए 9 मंथ तक। क्लियर। अब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। पर दैट टाइम लिमिट शुड आल्सो बी विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा। ओके सर एक और सर्कुलर आया। सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो फॉरेन करेंसी आपको रियलाइज हो रहा है, आपने एक्सपोर्ट किया 1 करोड़ का और फॉरेन करेंसी आपको रियलाइज हो रहा है, पर मान लो वहां का जो बैंक है जहां से फॉरेन करेंसी आ रहा है सर, उसने मान लो 1% बैंक चार्जेस काट लिया मान लो, तो सर आपको अल्टीमेटली आया कितना सर 1 करोड़ आने वाला था। 1 करोड़ का 1% 1 लाख इसने बैंक चार्जेस काट लिए। अब 99 लाख ही रियलाइज हुआ, तो क्या ये मान लेंगे 1 लाख डूब गया है? सर यहाँ सर्कुलर ने बोला नहीं 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 साहब, सर ये बैंकिंग चैनल जो थे या पेमेंट चैनल जो थे उन्होंने अगर अपना कमीशन डिडक्ट किया है तो ऐसे केस में ये नहीं मानेंगे कि पेमेंट आपका डूब गया है, ये मानेंगे कि आपको पूरा 1 करोड़ रियलाइज हुआ है। यहाँ पे ऐसे केस में कोई ड्रॉबैक रिकवरी नहीं होगी। पर हाँ वहां पे प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि सही सही में ये बैंक चार्जेस वगैरह ही है बेटा। आइए सरकार लास्ट सेक्शन नंबर 75A इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक। अगर कभी भी आपको जो ड्रॉबैक मिला है वो लेट मिला है सर, आपने अप्लाई किया कंप्लीट और एकदम करेक्ट ड्रॉबैक क्लेम आपने फाइल किया, उसके 1 महीने में ध्यान रखना बेटा पूरे सर कस्टम में 3 महीने का वक्त दिया डिपार्टमेंट को, पर दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे 1 महीने का टाइम दिया। इसलिए इंटरेस्ट सेक्शन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टम के अंदर। हर जगह अलग अलग कुछ प्रोविजन दिए सर, ध्यान देना। 1 महीने में अगर आपको ड्रॉबैक नहीं मिला तो ऐसे केस में 1 महीने के बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum ऑन द अमाउंट विच इज पेएबल बाय द गवर्नमेंट टू यू। क्लियर, डन। सेकंड केस, अगर आपको कभी ड्रॉबैक मिल गया और एक्सेस ड्रॉबैक मिल गया या एरनेस ड्रॉबैक मिल गया या किसी भी वजह से आपका ड्रॉबैक रिकवरेबल बनता है, तो सर डिपार्टमेंट आपको डिमांड ऑर्डर इश्यू करेगा। डिमांड ऑर्डर के 2 महीने में अगर आपने पे कर दिया सर तो आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका केस रिकवरी सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर हाँ आप 2 महीने में पे करो या ना करो, जिस दिन आपको ड्रॉबैक दिया था उस दिन से लेकर जब आप अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक जितना आपको पेबल है वो वापस गवर्नमेंट को पे करोगे, तब तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। भले इस 2 महीने में पे करो ना करो से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ड्रॉबैक मिला था वहां से लेकर आपको जब आप गवर्नमेंट को वापस वो अमाउंट दे रहे हो तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। इसी के साथ भारत माता की जय। सर मेन बुक के अंदर मैंने इलस्ट्रेशन दे रखे रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जरूर देखिएगा, क्योंकि सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो नंबर ऑफ डेज आप काउंट करते हो, भले वो कस्टम वेयरहाउसिंग वाला चैप्टर हो, भले वो ड्रॉबैक वाला हो, वहां पे नंबर ऑफ डेज काउंट करने में कहीं ना कहीं आप दिक्कत, कहीं ना कहीं आप एरर कर देते हो, उनको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है सर। इसलिए सर बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट अंडर कस्टम्स। क्लियर। माहौल सरकार ऑल द बेस्ट। पढ़िए और सर क्या लिखा, यू कैन डू इट। सर ध्यान देना, ये वक्त सर ये वक्त बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है, पर सर ये वक्त जो है वापस नहीं आएगा। 100% इसको यूज करो सर, मोर देन 100% कोशिश करो यूज करने की, पर सर योर रिवीजन शुड बी इफेक्टिव विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, माहौल।